हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का पहला चैप्टर लेक्चर नंबर 3 और फाइनल लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में बच्चों हमने आपके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। सबसे पहला लेक्चर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बनाया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन पर बात की थी कि किस किस टाइप्स के रिलेशन होते हैं, जिसमें सिमेट्रिक आपका मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। इनके बारे में हमने आपका लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हमने पहले तो इन सभी रिलेशन पर बेस्ड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया, और उसमें फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी बच्चों में डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने 2 टाइप्स के फंक्शन के बारे में बात करनी है, जिसमें 1-1 फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी आपका प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 पे कर चुके हैं। लेकिन स्पेशली ये लेक्चर आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन पर होने वाला है, जिसमें मैं 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन यानी कि दोनों फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसमें जो 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका 1-1 है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है, इस पर भी हम बात करेंगे। देन इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरीके से हम शो करेंगे कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है, उस पर बेस्ड जो एल्गोरिथम है वो भी बच्चों हम डिस्कस करने वाले। तो ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और जल्दी से सारे बच्चे आइए। अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से और आपके प्यार की वजह से बहुत जल्द हमारा ये चैनल आपका 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने वाला है। और ऐसे ही ये सफ़र जोरदार और ज़बरदस्त जोश के साथ आगे बढ़ता रहे, तो हमेशा से आपके ऐसे सपोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, और आपको जैसा चाहिए, जिस तरीके से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वैसा कंटेंट मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर के आती रहेगी। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर हमें 2 टॉपिक्स हैं जो हमारे डिलीटेड हैं, तो उनको हम अभी पर स्किप करके चलने वाले हैं, जैसे कि इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये 2 टॉपिक हमारे डिलीटेड हैं, ठीक है। तो इनको हम आपका स्किप करेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चीजें हम बच्चों आपका कंप्लीट करेंगे इस पूरे चैप्टर का, जो कि हमारा हुआ है। अब स्टार्ट करते, और हाँ, बाइनरी ऑपरेशन को भी इंक्लूड कर लो, ये तो पिछले 2 साल से ही लगातार डिलीटेड है, ठीक है। चलो जी, तो ये 3 टॉपिक हैं आपके जो डिलीटेड है। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 50% पार्ट अगर मैं बात करूं तो डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट था वो भी डिलीट हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इनवर्स फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आप इजीली कर सकते हो, तो वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, आगे पर काम में आएगा। बाकी कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन तो हम स्पेशली ये बोलेंगे कि हम पूरी तरीके से जिस टॉपिक को हम छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं, वैसे 1 सेकेंड रुक जाना, वो है आपका कंपोजिशन एंड बाइनरी। या मन तो मेरा करता है ये भी पढ़ा दूं क्योंकि दिमाग ना लगता है कि यार ये भी तो बहुत आसान है, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। खैर कोई ज़रूरत नहीं थी डिलीशन की, खैर फिर भी आप लोग कहोगे तो वो भी करवा दूंगा, तुम लोग पर डिपेंड करता है, अपना डिसीजन मुझे बता देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि फंक्शन एक रिलेशन है जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, नोट करिएगा, एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज हो सेट बी में, तो ऐसे रिलेशन को हम आपका फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज बच्चों हमने आपका डिस्कस किया। अब अगर हम यहां पर देखें, जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया फंक्शन का कि डोमेन है हमारे पास सेट ए और ये सेट बी है, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है आपके पास सेट बी में। चलिए, इसके अलावा अब जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक रिलेशन है, बट इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट है सी जिसकी हमें कोई भी इमेज नहीं मिल रही है।
तो इसका मतलब है कि सी की कोई इमेज नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिलेशन ही रहेगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा। उसके बाद बच्चों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि ए की इमेज है डी, बी की इमेज है ई, बी की इमेज है एफ, तो डोमेन के एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज है। देखना, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज हो। यूनिक का मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ एक से जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं 2 या 3 लोगों से जुड़ जाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बी का रिलेशन सिर्फ ई से होता तो ठीक रहता, लेकिन बी थोड़ा सा बदचलन टाइप का निकला। कैसा? बदचलन टाइप का। तो बी का रिलेशन एफ से भी है और ई से है। तो जैसे ही ऐसा बिहेवियर आया तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं बन पाएगा। और एक बात कि भाई सेट ए की फैमिली में एक ऐसा मेंबर था जो बेचारा अकेला रह गया, उसकी जिंदगी अकेली गुजर रही है, तो जो अकेला रह गया तो इसके वजह से भी फंक्शन नहीं बन पाएगा। ओके, चलिए अब बच्चों बात करते हैं वन वन एंड मैनी वन फंक्शन के बारे में। वन वन फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि डोमेन के कोई दो एलिमेंट की इमेज तब तक सेम नहीं हो सकती जब तक कि वो दोनों एलिमेंट सेम ना हो। यानी कि अगर मैं बात करूं कि डोमेन के दो एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट अगर हम डोमेन के ले रहे हैं तो उनकी इमेज हमेशा क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। समझना इसको ज्यादा आसान है अगर आप इस सेंस में देखें कि डोमेन के एलिमेंट ए बी एंड सी, तो ए की इमेज डी है, बी की ई है और सी की एफ है। डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट की हम बोल सकते हैं कि सेम इमेज नहीं है। दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल गई तो फंक्शन वन वन नहीं मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलो अब जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो सेकेंड एग्जाम्पल में कि बी की इमेज ई है और सी की इमेज भी ई है। यहां पर क्या हुआ कि बी और सी दो अलग अलग एलिमेंट हैं, बट अलग अलग एलिमेंट होने के बावजूद इनकी इमेज क्या है? आपका सेम हो गई है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि बेचारे बी और सी तो लॉयल है, लेकिन जिनसे इनका रिलेशन बन रहा है, जिनसे कनेक्टेड है, वो थोड़ा सा बदचलन निकला। मतलब कि यहां पर ई के दो, मतलब कि ई दो लोगों की इमेज है। ई आपके पास बी की इमेज है और ई आपका सी की भी इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है, बट दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। इस फंक्शन को बच्चों हम मैनी वन फंक्शन, बहुत सारों का एक के साथ में जब रिलेशन हो जाता है, बहुत सारे एलिमेंट या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं तो ऐसा रिलेशन आपका मैनी वन फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू चेक फंक्शन इज वन वन और नॉट। कोई फंक्शन आपका वन वन होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सपोज करो आपके पास एक fx फंक्शन है और x1 और x2 कोई एलिमेंट है हमारे फंक्शन के डोमेन के। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि लेट सपोज fx1 और fx2 क्या है बच्चों? आपके बराबर है। सपोज करिए कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, दिस विल इंप्लाइज दैट कि x1 एंड x2 आर इक्वल। जो x1 और x2 है ये आपके क्या है? इक्वल होंगे। देन द फंक्शन इज वन वन अदरवाइज मैनी वन। अगर ऐसा हुआ कि fx1 fx2 के बराबर है बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या हुआ कि दो इमेज सेम है लेकिन उनकी जो प्री इमेज है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो गई, एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो गई, मतलब एक एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, मतलब कि फंक्शन मैनी वन बन गया। तो सिंपल सी बात, अगर इमेज सेम है तो उसके एलिमेंट भी, इनपुट भी सेम हो। समझ रहे हो? इमेज सेम है तो इनपुट भी सेम हो, तो हम ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एल्गोरिदम यही है कि किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करने के लिए हम इस एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। चलिए आइए अब सेकंड अप्रोच है बच्चों आपका ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच आपसे क्या बोलता है कि सपोज करो आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है और अगर उस फंक्शन का मान लो आपके पास ग्राफ है और अगर एक लाइन में एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करता हूं, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हमारे फंक्शन के ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पर डिस्टिंक्ट, अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है तो ऐसा फंक्शन आपका मैनी वन फंक्शन होगा।
और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो फंक्शन को एटमोस्ट वन पॉइंट पर, एटमोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करे, तो ऐसा फंक्शन आपका वन वन फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो दो एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से। अब तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लो, जो मर्जी लाइन तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहे जहां पर ड्रॉ कर लो, वो हमारे फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन हुआ। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों। सपोज करो आपके पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। कोई फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ये फंक्शन का मान लो हमारे ग्राफ है, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस के पहले हमने लाइन ने ड्रॉ किया, आपने बोला कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस हमारे फंक्शन के ग्राफ को कहीं पर कट नहीं किया, कोई बुराई नहीं है। कहीं पर कट किया कोई बुराई नहीं है, यहां पर कट किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने जैसे ऊपर पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन ने हमारे ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा। दिस इज नॉट वन वन। क्लियर है बच्चों? ये था हमारे पास ग्राफिकली हम कैसे ग्राफ का यूज करके और बता सकते हैं कि फंक्शन आपका वन वन है या नहीं है। पक्का क्लियर, समझ में आ गया? डन बेटा। चलो आगे पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है बच्चों आपके पास ऑन टू फंक्शन। चलिए ऑन टू फंक्शन पर बात करते हैं। क्या होता है ऑन टू फंक्शन? देखो, जैसे कि सपोज करिए आपके पास, इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा, एक मान लो सेट ए है और एक सेट आपके पास बी है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। और मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 और सेट बी के एलिमेंट है मान लो ए बी एंड सी। अब मान लो मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है। सपोज करो एक फंक्शन हमने बनाया एफ, जिसमें 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से है, 3 सी से है, 4 बी से है और 5 ए से है, ठीक है। ये हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर देखें तो क्या ये फंक्शन आपका वन वन होगा? इज दिस फंक्शन इज वन वन और नॉट? ये फंक्शन आपका वन वन होगा? तो आपका आंसर होगा नो, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, बिकॉज हम देखें तो 1 एंड 5 की इमेज सेम है और हम यहां पर देखें तो 2 और 4 की इमेज भी क्या है यहां पर आपका सेम है। तो दिस फंक्शन इज वन वन नॉट। ऑन टू की अगर हम बात करें तो ऑन टू का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये जो फंक्शन बना है, इस फंक्शन का आप पहले तो कोडोमेन बताओ, इस फंक्शन का कोडोमेन बताइए। तो जैसे ही कोडोमेन आपसे पूछा जाएगा तो कोडोमेन क्या हुआ? ये पूरा का पूरा फंक्शन सेट ए से बी पर बना है, तो कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी बन गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो फंक्शन की रेंज आप क्या देखोगे कि कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, या कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। तो ए हमारे पास इमेज है 1 की और 5 की, बी हमारे पास इमेज है 2 और 4 की, और सी हमारे पास इमेज है 3 की। यानी कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट क्या है? किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है डोमेन के। तो इसका मतलब है कि रेंज भी हमारे पास पूरा का पूरा सेट बी आ गया। तो बच्चों अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों अगर बराबर हो, किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज अगर दोनों बराबर हैं, तो ऐसा फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन क्या होता है बच्चों? इस टाइप के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन के नाम से बुलाते हैं। आई बात समझ में?
तो ये फंक्शन आपका क्या बना, ऑन टू। मतलब कि अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों अगर बराबर है तो फंक्शन हमारा ऑन टू होता है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो रेंज होती है किसी भी फंक्शन की वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। लेकिन अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो उस केस में हम फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ऑन टू। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। लेकिन अगर इसी फंक्शन में मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं लाइक दिस, एक सेकेंड, हाँ जी रुक जाओ, देखो ठीक है, इस फंक्शन में मान लो मैंने कुछ एलिमेंट बढ़ा लिए, आपके ई कर दिए, एफ कर दिया। अब देखना तो 1 को, एक सेकेंड रुक जाना बेटा, कहाँ गया, हाँ जी ठीक है, देखो 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी, 4 इज रिलेटेड टू एफ, 5 इज रिलेटेड टू ई। ठीक है, तो अब तुम यहां पर क्या देख पा रहे हो कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। हाँ, कोई भी दो एलिमेंट आप डोमेन के उठा रहे हो उनकी इमेज हमेशा अलग अलग है। तो ठीक है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हुआ। कोडोमेन में अगर एलिमेंट की बात करूं तो ये टोटल 5 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट अगर मैं कोडोमेन का देखूं तो वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, तो फंक्शन आपका ऑन टू भी हुआ। तो बच्चों इस टाइप के फंक्शन को हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बुलाते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब एक चीज जो यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो चीज यहां पर ये है कि सेट ए से बी में अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो 1 1 एंड ऑन टू है, देखो यहां पर एक अलग नाम भी है जिसके नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 1 1 फंक्शन, ये लिख करके बता देता हूं कि जो 1 1 होता है, 1 1 को हम इंजेक्शन के नाम से, इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। और जो ऑन टू होता है इसको हम, दूसरा नाम इसका सरजेक्टिव भी होता है। क्या होता है बच्चों, इसका दूसरा नाम सरजेक्टिव भी होता है। ठीक है, और जो फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है, ऐसे फंक्शन को बच्चों हम आपका बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बाइजेक्टिव नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर दो सेट के बीच में एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, दो सेट अगर आपके पास है और उन दो सेट के बीच में अगर आप एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि उन दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम होगी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि उस सेट के पोटेंशियल या उस सेट के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसे कि सेट ए में टोटल 5 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सेट बी में भी टोटल 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। मतलब कि अगर दो सेट के बीच में एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया तो वो दोनों सेट का कार्डिनलिटी पोटेंशियल सेम होगा। और अगर दोनों फाइनाइट सेट हैं तो दोनों सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो सेम होंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। चलिए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छे से नोट कर लो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलो, हो गया बच्चों। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके यहां पर बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ना, तो इसको पहले नोट कर लो फिर वो बता देता हूं। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई, जहां पर वाई एक्चुअल में क्या है,
इसका कोडोमेन दिख रहा है, क्योंकि x से y पर फंक्शन डिफाइंड है, तो y क्या हुआ कोडोमेन, x क्या हुआ डोमेन हुआ। तो y अगर रेंज y के बराबर हो गया तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन है आपके पास। लेट सपोज एक सेट A है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मान लो 3 है। एक सेट आपके पास सपोज करिए B है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मान लो आपके पास 4 है। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो A से B पर बनने वाले टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या होंगे? A टू B पर बनने वाले टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या होंगे? देखो, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप इसको ऐसे समझो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि ये आपके पास मान लो सेट A है और ये आपके पास सेट B है। सेट A में मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और सेट B में 4 एलिमेंट है A, B, C, D। अगर मैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन की बात कर रहा हूं तो आप ऐसे समझो कि पहले एलिमेंट को मैप करने की मेरे पास टोटल कितनी चॉइस है। चॉइस की बात, क्योंकि एक एलिमेंट मैप तो एक ही से होगा, लेकिन चॉइस कितनी है। मैं A को 1 को A से मैप कर सकता हूं, 1 को B से कर सकता हूं, 1 को C से मैप कर सकता हूं और 1 को D से मैप कर सकता हूं। तो आई हैव 4 चॉइसेस फॉर द एलिमेंट 1 को मैं 4 में से किसी भी A B C D में से किसी से भी रिलेट कर सकता हूं, मैप कर सकता हूं। तो 1 के पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब आप समझ गए कि 1 को आपने इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ मैप कर दिया। लेट सपोज आपने 1 को किसी से भी मैप कर दिया, ठीक है। अब 1 किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया। अब 2 के पास कितनी चॉइस होगी? अगर मैं 1 फंक्शन की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 को जिससे रिलेट किया होगा 2 को उससे हम मैप नहीं करेंगे। तो अब 2 के पास 4 नहीं टोटल 3 चॉइस बची होंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं तो जब जिसको मैंने 1 से मैप कर दिया, 2 से मैप कर दिया, अब उनको तो मैं 3 से मैप नहीं कर सकता। तो मतलब कि क्या हुआ? इसका मतलब है कि 3 के पास अब कोई 2 चॉइसेस बची होंगी, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B 4 3 जा 12 2 जा 24 आपके पास निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं कि सेट A में 3 मेंबर्स हैं, सेट B में 4 मेंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन आपके पास 4p3 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 4p3। तो यहां से आपको सिंपल 4p3 का मतलब मालूम है कि 4 ऑब्जेक्ट्स में से कोई 3 ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाना है। चलिए, तो 4p3 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम B टू A, अब बताओ, अभी A से B पर टोटल हमको 24 1 फंक्शन बन जाएंगे, लेकिन B से A पर टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने बनेंगे? देख के बताओ। B से A पर टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, मान लो अगर मैं बात करूं ऐसे कि ये सेट B है, ये सेट A है, ठीक है। अब देखो, B में है A B C एंड D, A में है आपके पास 1 2 एंड 3। अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक एलिमेंट को एक से रिलेट करने के बावजूद तीसरा एलिमेंट या चौथा एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसको आपको इनमें से किसी के साथ मैप करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से एक एलिमेंट के पास डेफिनेटली ऐसे 2 एलिमेंट मिलेंगे जिनकी सेम इमेज हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर देखें कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम B टू A, तो ऐसे फंक्शन हमें एक भी फंक्शन नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम B टू A 0। तो एक चीज ऑब्जर्व करने पे आई कि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि A से B पर 1 फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। A से B पर 1 फंक्शन तभी बन सकता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन सेट B।
अगर ए में बी से ज्यादा मेंबर्स हो गए तो केस क्या बनेगा कि दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे जिनकी सेम इमेज बन रही होगी, तो फंक्शन मैनी वन बन जाएगा, वन वन नहीं बन पाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो बेटा आगे पर बात करते हैं। वन वन एंड ऑन टू का केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसा फंक्शन आपका बाइजेक्टिव या वन वन ऑन टू फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और दो फंक्शन के बीच में, दो मतलब कि सेट के बीच में अगर एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन हमको मिल गया तो इसका मतलब है कि दोनों सेट में कार्डिनलिटी, पोटेंशियल या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। चलिए एग्जाम्पल है आपके पास, सो दैट द गिवन फंक्शन f फ्रॉम n टू n, मतलब n डिनोट्स द नेचुरल नंबर्स, f of 1 equal to f of 2 is equal to 1 and fx is equal to x minus 1 for every x greater than 2 is onto but not 1 1। ये आपको onto तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो भाई सबसे पहली बात हम यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, एज आपके पास कंडीशन है कि f1 इक्वल टू f2, ये दोनों की वैल्यू 1 है, बट आपको मालूम है कि ये 1 और ये 2 कभी भी बराबर थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इमेज तो सेम है, इक्वल है, बट 1 और 2 तो बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 तो नहीं हुआ। ऑनटूनेस के लिए अगर हम देखें तो वेन डायग्राम से भी तुम इसको देख सकते हो। एक सेट n है और दूसरा सेट भी आपके पास n है, मेंबर्स है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इसमें भी है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखना, तो सबसे पहले 1 की और 2 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है, तो 1 को भी 1 से मैप किया, 2 को भी 1 से मैप किया। 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 की इमेज क्या बनेगी, 3 की इमेज 2 बनेगी, 4 की इमेज 3 बनेगी, 5 की इमेज 4 बनेगी, 6 की इमेज 5 बनेगी, 7 की इमेज 6 बनेगी, एज सो ऑन। ठीक है, एज सो ऑन, ये कहानी की कहानी पूरी की पूरी आपकी चलती चली जाएगी। क्लियर है? ये पूरी की पूरी कहानी आपकी चलती चली जाएगी। ठीक है, ओके कूल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डोमेन का कोई भी को डोमेन का कोई भी एलिमेंट तुम उठा लो, उसकी एक प्री इमेज तुम्हें डोमेन में मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट से y बिलोंग्स टू द n। y क्या है, एक एलिमेंट है जो n को बिलोंग करता है। ये n कौन सा n है, ये को डोमेन है हमारा। क्या बच्चों, ये को डोमेन है। तो y एक को डोमेन का मेंबर है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, अगर हम बात कर रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू 1, समझना, अगर y की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि इसकी दो प्री इमेज बनेंगी। तो y इक्वल टू 1 है तो इसकी दो प्री इमेज है आपके पास, एक तो 1 एंड 2। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 1 तो हम देख सकते हैं हैव टू प्री इमेज, हैव टू प्री इमेज, प्री इमेज 1 and 2, and for all y belongs to n but y not equal to 1। अगर मैं देखो कोई और y जो नेचुरल नंबर यानी कि कोडोमेन का मेंबर है, बट y की वैल्यू, यानी कि अगर मैं सीधे सीधे ये लिख दूं कि अगर एक बार ऑलरेडी y बिलोंग्स टू n लिख चुका हूं, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इफ y नॉट इक्वल टू 1, अगर y आपका 1 के बराबर नहीं है, तो 2 की इमेज क्या है बच्चों, देखना, 2 की प्री इमेज क्या है, 3 है, 3 की प्री इमेज क्या है, 4 है, 4 की प्री इमेज क्या है, 5 है। फॉर y नॉट इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द n विच इज ऑफ डोमेन सच दैट y इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो y की प्री इमेज क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा, फॉर एवरी y विच इज नॉट इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, मतलब कि कुल मिलाकर के
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक x एग्जिस्ट कर रहा है कि y जो है x प्लस वन के बराबर है ना। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो x है वो आपका y माइनस वन के बराबर है। दोनों ही तरीके से हम वैलिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की हमको प्री इमेज मिल रही है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन दिस फंक्शन इज ऑन टू, ओके, इंप्लाइज दैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ऐसे भी लास्ट में लिख सकते हो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x is equal to y, okay, implies that f is on to। फंक्शन आपका कैसा है? ऑन टू फंक्शन, ओके, f is on to। क्लियर है? चलिए, यहां तक समझ में आ गया? एनीवन, कोई डाउट? ओके, तो इस तरीके से ये चीज हमको यहां पर निकल करके आ रही है, ठीक है। अगला है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। दो तरीके हैं देखने के। सबसे पहली चीज, अच्छा तुमको यहां पर मैंने ये नहीं बताया कि ग्राफिकली तुम फंक्शन को ऑन टू कब बोलोगे। नोट करो, अभी तुमने ये नहीं देखा ना, तुमको ये तो मैंने बता दिया कि ग्राफिकली ग्राफ का यूज करके तुम कैसे बता सकते हो कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं, लेकिन ग्राफ की हेल्प से तुम ये कैसे बताओगे कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं। देखो, तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर मान लो जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। यार ये ग्राफ तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, पक्का नंबर कट जाएंगे मेरे, ठीक है। सुंदर सा ग्राफ यार, पैरा बोला तो ठीक बना ही लेना चाहिए मुझे। चलो ऑलमोस्ट ठीक ठीक लग रहा है, ठीक है ना, सही सही लग रहा है, इतना तो मानते हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो 1 1 के लिए क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन तुम ड्रॉ करो, वो ग्राफ को अगर एटमोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट करे, एक भी पॉइंट पर नहीं कट करे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट करे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर पर हमेशा 2 पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब क्या है? 1 1 नहीं होगा। लेकिन ऑन टू का मतलब यह है कि अगर फंक्शन का कोडोमेन क्या है? आर मतलब कि पूरा का पूरा आपका ये एक्स एक्सिस डोमेन होता है, ये वाई एक्सिस आपका कोडोमेन है, तो पूरी वाई क्या है? ये है। तो रेंज आपका कोडोमेन के बराबर, और इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूं और वो ग्राफ को कम से कम, नोट करना, ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पर कट करे ही करे, ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पर कट जरूर से करे, तब वो फंक्शन आपका ऑन टू होता है। लेकिन यहां पर तुम देख रहे हो कि भाई ये जो फंक्शन का ग्राफ है, जब भी मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, तब तो ये ग्राफ को कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी लाइन में एक्स एक्सिस के बिलो यानी कि नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं, तो वो ग्राफ को कहीं पर कट नहीं कर रहा। अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि ग्राफ का सारा जो भी पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि 0 के ऊपर का है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन की रेंज में 0 से लगा करके ऊपर यानी कि इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स हैं, सभी रियल नंबर्स हैं, लेकिन 0 से छोटा नंबर कोई भी फंक्शन की रेंज में नहीं है। और आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या देगा आउटपुट में? 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 होगा या 0 से बड़ा। तो मतलब है कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी, ठीक है। तो ये चीज यहां से हम आपका ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच अगर तुम्हें समझ में आया है, तो अब तुमको डायरेक्टली मैं इसका
रिटन अप्रोच कि एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे। तो एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तुमने क्या लिया लेट एफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन इक्वल टू वन। आपने एक्स इक्वल टू माइनस वन रखोगे वन आएगा, वन रखोगे वन आएगा, बट तुम देखते हो कि माइनस वन नॉट इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट वन वन, एफ आपका वन वन नहीं होगा, एफ इज नॉट वन वन। दूसरी बात, ठीक है, माइनस वन बिलोंग्स टू आर विच इज ऑफ कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, माइनस वन बिलोंग्स टू आर, बट देयर does not exist x belongs to r such that f of x आपका माइनस वन के बराबर हो। मतलब कि माइनस वन की कोई प्री इमेज ही नहीं है। अगर माइनस वन कोई कोडोमेन का मेंबर है, क्योंकि कोडोमेन में पूरे के पूरे रियल नंबर्स है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट x, ऐसा एक भी x एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट कि f ऑफ x आपका माइनस वन के बराबर हो। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। या फिर अगर आप ये भी देख करके बोल सकते हो कि अगर मैं इस फंक्शन की रेंज लिखूं तो फंक्शन की रेंज क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। फंक्शन का कोडोमेन क्या है, आपका होल रियल लाइन आर। तो हम देख सकते हैं कि सिंस रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ओके, दिस विल इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू, एफ आपका ऑन टू भी नहीं होगा। चाहो तो ऐसे लिख दो, या तुम चाहो तो ऐसे लिख दो, और वन वन को तुम ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये तरीका है बच्चों फंक्शन को वन वन और ऑन टू चेक करने का, शो करने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। चलो बेटा अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। चलिए जी, सबसे पहले वन वन के लिए चेक करेंगे फंक्शन वन वन होगा या नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर वन वन चेक करने के लिए दो केस हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन, अगर x आपका क्या है बच्चों, ऑड नंबर है ना, x मान लो आपके पास ऑड है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं केस नंबर वन, सपोज करो x1 एंड x2 आर ऑड, x1 एंड x2 आर ऑड, ऑड, x1 x2 एंड ऑड। लेट सपोज करो इनकी इमेज fx1 जो है आपका वो fx2 के इक्वल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि x1 और x2 क्या है, दोनों ऑड नंबर हैं, लेट सपोज इनकी इमेज इक्वल है, तो अगर fx1 ऑड है, x1 इज ऑड, तो fx1 क्या होगा, x1 प्लस में 1, x2 क्या होगा, x2 की इमेज x2 प्लस में 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, दैट इज x1 इक्वल टू x2। तो यहां से हमको क्या निकल करके आ गया कि भाई अगर fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर fx1 यानी कि अगर x1 x2 दोनों ही ऑड हैं तो इनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। केस नंबर 2 हम यहां पर देखेंगे, है ना, देख सकते हो इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम है, इसका मतलब क्या है, इस केस में वन वन होगा। केस 2, अगर मैं बोल रहा हूं कि x1 एंड x2 आर आपका इवन, अगर ये दोनों ही इवन है तो सिंपल सी बात है कि लेट सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, मान लो दो एलिमेंट है जिनकी इमेज सेम है, दोनों इवन है, तो ये बनेगा आपके पास इवन के केस में x1 माइनस वन, और ये बनेगा x2 माइनस वन, माइनस वन कैंसिल आउट, इस केस में भी हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया। और फिर से क्या मिला कि fx1 इक्वल टू fx2 है, बट x1 इज इक्वल टू ऑल्सो x2। तो इन दोनों ही केस से क्या पता चलता है बच्चों, दोनों ही केस से हमको ये पता चलता है कि केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग फंक्शन वन वन होगा। एक केस और समझ लेते हैं, सपोज करो इफ x1 इज ऑड, ओके, एंड x2 इज इवन, x2 आपके पास इवन है, तो सबसे पहली बार लेट सपोज f ऑफ x1 आपके पास f ऑफ x2 के बराबर है। अगर x1 ऑड है तो ये बनेगा x1 प्लस में 1, और अगर x2 इवन है तो ये बनेगा आपके पास x2 माइनस में 1, ठीक है। चलो तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x1 माइनस में x2 प्लस में 2 इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि
ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब x1 माइनस x2 आपके पास क्या हो, -2 के बराबर, और x1 माइनस x2 आपके पास -2 पड़ेगा किसी केस में। तो ये केस बनता है, लेकिन आपको ऑब्वियस सी बात मालूम है कि अगर, हाँ सॉरी, मुझे इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा फंडा कि अगर fx1 fx2 के बराबर हो भी गया है ना, fx1 fx2 के बराबर हो भी गया, तो सिंपल सी बात है कि एक तो पहली बात इमेज कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऑड है तो एक इवन है, तो उनकी इमेज कभी सेम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि fx1 कभी भी fx2 के इक्वल नहीं होगा, और इसका मतलब ये भी है कि x1 भी कभी भी x2 के इक्वल नहीं होगा। तो एक्चुअल में हम केस नंबर 3 के थ्रू ये शो कर सकते हैं कि अगर x1 ऑड है और x2 इवन है, तो fx1 कभी भी fx2 के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स कि x1 कभी भी x2 के बराबर नहीं होगा। तो थर्ड केस के अकॉर्डिंग भी हम शो कर सकते हैं f इज 1 1। तो अब यहां पर डायरेक्ट लिख दो कि हेंस f आपका एक 1 1 फंक्शन है। f कैसा फंक्शन है बच्चों? f आपका एक 1 1 फंक्शन है। दैट क्लियर? चलो ओके, x क्या है आपका? ये आपका एक 1 1 फंक्शन है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ऑनटूनेस के लिए। ऑनटूनेस के केस में अगर हम यहां पर देखें तो ये 1 1 का केस पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ऑनटू पर बात करते हैं, यहीं पर लिख देता हूं। देखो, अगर x ऑड है तो इसकी इमेज क्या बनेगी? इवन बनेगी। सोचो, और अगर x इवन है तो इवन से जस्ट पहले एक नंबर ऑड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि y अगर आपका कोई y बिलोंग्स टू एंड y इज इवन, सोचो अगर y इवन है तो इसका मतलब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, जो कि डोमेन का मेंबर होगा। सोचो, तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि x प्लस 1 मतलब कि आपका ये ऑड तो इवन, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, जो y होगा आपका वो किसके बराबर होगा? x प्लस 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू y माइनस 1 आपका एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n विच इज इवन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 और x इज इक्वल टू y माइनस 1, चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, तो क्या बनना है यहां से? हर एक y के लिए एक x मिल रहा है, या हर एक y अगर तुम इनपुट करोगे तो उसकी प्री इमेज तुम्हें x मिल जाएगी। तो y अगर तुम इवन नंबर रखोगे तो y इक्वल टू, अगर तुमने, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। y इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। y इक्वल टू 4 पुट करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहां पर मिल जाएंगे फॉर एवरीवन। चलो, और इसके बाद अगर मैं यहां पर बोलूं, ओके, अगर y आपका ऑड है तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा? मतलब कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 के बराबर होगा, तो x इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, उस केस में हमको x इक्वल टू y प्लस 1, यानी कि अगर आपने y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 रखा तो x इक्वल टू 3, तो ये 3 रखा तो इस तरह से बनेगा 2। तो बच्चों हमको यहां से हम फंक्शन को ऑन टू भी आपका शो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये शो करना है कि हर एक कोडोमेन के हर एक मेंबर की एक प्री इमेज होगी, और 1 1 में कि 2 एलिमेंट्री हैं उनकी इमेज सेम है तो उनके एलिमेंट भी वो सेम होंगे। चलिए, तो ये आपके पास 1 1 और ऑन टू के लिए हो गया। सेम तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे देखो कि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ठीक है, so that this function neither 1 1 nor on 2, ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ही on 2। सबसे पहली बात, इस फंक्शन की रेंज क्या है? इस फंक्शन की रेंज होती इंटीजर्स। ओके, फंक्शन की रेंज क्या होती है? इंटीजर्स। फंक्शन का कोडोमेन क्या है? फंक्शन का कोडोमेन है आपके पास R। तो ऑब्वियस सी बात है कि Z जो है वो R का एक सबसेट है। इसका मतलब है कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब 1 1 की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने f ग्रेटर इंटीजर ऑफ 0
की वैल्यू देखोगे तो 0 आएगी, ग्रेटर इंटीजर ऑफ 0.1 की वैल्यू देखोगे तो भी 0 आएगी। तो आप देख सकते हो कि 0 इज इक्वल टू 0.1, बट 0 एक्चुअल में नॉट इक्वल टू 0.1। ठीक है, ऐसे कोई भी पॉइंट नंबर लेकर के आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपका 1 भी नहीं होगा, नॉट 1। क्लियर है? ये फंक्शन 1 होगा नहीं होगा, सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू देख करके आप ये भी बता सकते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे बात करें। फंक्शन आपका 1 होगा नहीं होगा। अगला है गिवन फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। क्लियर है? देखो अब सिंपल सी बात अगर हम यहां पर करें, ये है हमारे पास मॉड x। क्या है फंक्शन 1 होगा? आपको तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मालूम है ना, ग्राफिकली कैसे बोलोगे भाई? एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, 2 पॉइंट पर कट किया तो 1 होगा, नॉट 1। ठीक है, नॉट 1 नहीं होगा। अब एक्स एक्सिस की पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, वो कम से कम एक पॉइंट पर तो कट करे ही करे। तो जैसे ही आपने एक्स एक्सिस के बिलो यानी कि वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, उसने ग्राफ को कहीं पर कट नहीं किया, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ये तो हमने ग्राफिकली अप्रोच समझ लिया। उसके अलावा अगर सिंपल सी बात बोलनी है तो 1 को लिखने का तरीका है कि नॉट 1 एज 1 नहीं होगा, एज माइनस ऑफ मॉड 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 का मैं मॉड करूं या -1 का मॉड करूं, क्या आएगा? 1 आएगा। बट -1 आपका 1 के बराबर नहीं होता, तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन 1 नहीं होगा, नॉट 1। क्लियर है? दिस फंक्शन इज नॉट 1, ये फंक्शन आपका 1 नहीं होगा। -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, ओके डन। और ऑनटूनेस के लिए आप देख सकते हो, अगर इस फंक्शन की रेंज की मैं बात करूं तो इसकी रेंज है आपके पास 0 टू इनफाइनाइट। ओके, रेंज क्या है? 0 टू इनफाइनाइट। और कोडोमेन क्या? पूरा का पूरा R। ठीक है, कोडोमेन अगर तुम देखोगे पूरा का पूरा R है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 नॉट ऑन टू, नाइदर 1 नॉट ऑन टू। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, वो है -1, 0 और 1। तो पहली बात, फंक्शन की रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट, कोडोमेन पूरा R है, तो ऑन टू नहीं होगा। उसके अलावा 1 की बात करें तो 0 से बड़े सभी नंबर की इमेज 1 है और 0 की इमेज 0 है, -1 से छोटे सभी नंबर की इमेज -1 है। तो दो अलग अलग एलिमेंट कोई भी तुम उठा लोगे 1 0 से बड़े, उनकी इमेज तो सेम ही मिलेगी, एलिमेंट अलग अलग होंगे, तो 1 तो होगा ही नहीं होगा। तो डिस्कस करने का मुझे लगता नहीं कि इसको डिस्कस करने की जरूरत भी है, इजीली तुम इसको कर सकते हो। चलो अगला है तुम्हारे पास ये आपके कुछ फंक्शन है, ऑलरेडी मैंने 1-2 डिस्कस किए भी है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाता है कि सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3 - में 4x। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है। ठीक है, और ये फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइंड है? अगर डोमेन और कोडोमेन हाँ लिखा है, और ये फंक्शन आपका R से R पर डिफाइंड एक फंक्शन है। देखो अब देखो, सबसे पहली बात, लेट सपोज x1, x2 बिलोंग्स टू R। x1 x2 आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं। इफ अगर मैं मान के चल रहा हूं कि f ऑफ x1 आपका f ऑफ x2 के बराबर है, अगर ऐसा हुआ कि 2 इमेज सेम है, मतलब कि 3 - का 4x1 इक्वल टू है 3 - में 4x2 के, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बनेगा? x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल करके आया? x1 क्या है आपके पास? x2 के बराबर। तो यहां से बच्चों क्या निकल करके आया? सिंपल कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, तो दिस इज इंप्लाइज दैट कि f इज 1 1।
f आपका 1 1 होगा। अब बात करते हैं बच्चों ऑनटूनेस के लिए, ठीक है। f आपका 1 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें, सबसे पहली बात एक तरकीब बता रहा हूं, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक लाइन होती है, कोई ना कोई लाइन। तो ये लाइन जो होती है ना, ये हमेशा क्या होती है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और सिंपल सी बात एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब लेकिन ऐसे प्रूव करने का तरीका ऑन टू क्या है? लेट्स सपोज कोई y है जो आपके पास कोडोमेन में बिलोंग करता है। किसका मेंबर है? कोडोमेन में, ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले fx को हम क्या सपोज करेंगे बच्चों? y सपोज करेंगे, जो कि 3 माइनस में 4x के इक्वल है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर आएगा 4x इक्वल टू 3 माइनस में y, तो x इक्वल टू 3 माइनस में y अपॉन में आपका 4, x इक्वल टू 3 माइनस में y अपॉन में 4, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 3 माइनस में y और x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन में 4। तो बच्चों यहां से क्या बना? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट यूनिक x बिलोंग्स टू डोमेन दैट इज 3 माइनस y बाई 4, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू such that 3 minus y belongs to 4 belong to the R which is in domain। तो इसका मतलब क्या है? कोडोमेन के हर एक y के लिए एक ऐसा x मिलेगा कि 3 माइनस y बाई 4 आपका इसके बराबर होगा। मतलब कि हर एक y की प्री इमेज यहां पर आपको x के फॉर्म पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि hence f is on to, f is on to, f आपका on to होगा। और जैसे ही फंक्शन आपका 1 1 है और जैसे ही फंक्शन आपका ऑन टू है, तो इट मीन्स कि f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। दैट मीन्स f इज बाइजेक्टिव, f आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। f कैसा फंक्शन है बच्चों? f आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्लियर है? f किस टाइप का फंक्शन होगा? f आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नोट कर लो, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आगे बात करते हैं। लेट्स सपोज a एंड b आर टू सेट्स सो दैट a क्रॉस b से b क्रॉस a पर एक फंक्शन डिफाइंड हुआ है। a क्रॉस b एक सेट से b क्रॉस a दूसरे सेट पर एक फंक्शन डिफाइंड हुआ है सच दैट f a कॉमा b जो है आपके पास b कॉमा a के इक्वल है। ये ऐसा हमको दे दिया है, ठीक है। हमको शो करना है कि ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहली बात 1 1 की कंडीशन की बात करें। 1 1 एज लेट सपोज a1 कॉमा b1, a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। किसके मेंबर है? a क्रॉस b के मेंबर है, ठीक है। इफ f ऑफ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू है f ऑफ a2 कॉमा b2 का, तो भाई f ऑफ a1 कॉमा b1 अगर इक्वल टू है f ऑफ a2 कॉमा b2 का, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज b1 कॉमा में a1 इज इक्वल टू b2 कॉमा में आपका a2 है। b1 कॉमा में a1 इज इक्वल टू b2 कॉमा में आपका a2 है। अब अगर तुम इसको देखो कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब b1 आपके पास b2 के बराबर हो एंड a1 आपके पास a2 के बराबर हो। और इसका मतलब है b1 b2 के बराबर a1 a2 के बराबर, तो ये इंप्लाई करता है कि एक्चुअल में a1 a2 के है, b1 b2 के बराबर है, तो मतलब कि a1 कॉमा में b1 इक्वल टू होगा a2 कॉमा में आपका b2 के। डन है बच्चों? तो इस तरीके से हमको ये चीज निकल करके आ रही है। तो इस तरीके से फंक्शन क्या हुआ आपका? 1 1 फंक्शन हो गया।
फंक्शन क्या हुआ आपका, एक 1 फंक्शन निकल करके आया। ओके, नाउ अब ऑनटूनेस पर बात करते हैं, ऑनटूनेस पर। ठीक है, लेट B comma A belongs to B cross A implies that there exists A comma B belongs to A cross B। ठीक है, for every ordered pair B comma A belongs to B cross A there exists an opposite pair A comma B belongs to A cross B। तो हर B comma A की एक इमेज, प्री इमेज A comma B A cross B बनेगी। दिस इज implies that कि F is also on to, F आपका एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। F कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई F इज ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिएगा, F कैसा फंक्शन होगा बच्चों, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को 1 1 भी शो कर लिया, ऑन टू भी शो कर लिया, और दैट्स व्हाई दिस फंक्शन F इज बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ऑल ओके, क्लियर। अगला एक क्वेश्चन है, अब ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, तो इसको आप सेल्फ से करिएगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एक इवन और ऑड पर करवाया है, तो उसी का यूज करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक फंक्शन सेट ए है r माइनस ऑफ 3, मतलब कि 3 को बाहर कर दो। दूसरा सेट है b r माइनस में 1। कंसीडर द फंक्शन फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 सो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें शो करना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा और ऑन टू होगा। क्लियर है, चलो तो सबसे पहली चीज 1 1 चेक करते हैं। ठीक है, 1 1 चेक करते हैं। लेट सपोज x1 कॉमा में x2 बिलोंग्स टू r माइनस 3 डोमेन के मेंबर्स। ठीक है, इफ अगर मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ x1 इक्वल टू है f ऑफ x2 के, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो क्या बनेगा, x1 माइनस में 2 अपॉन में x1 माइनस में 3 इक्वल टू x2 माइनस का 2 अपॉन में x2 माइनस का 3। ठीक है, नोट करना, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। अगर तुम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो क्या बनेगा, मतलब कि ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x1 इंटू x2 माइनस का 2 टाइम्स में x2। ओके, नोट करना, x1 x2 माइनस में 2 टाइम्स में x2 माइनस में 3 टाइम्स में x1 और प्लस में आपके पास 6। ओके, चलिए x1 x2 माइनस में 2x1 माइनस में 3 टाइम्स x1 और प्लस 3 2 6, और यहाँ पर x1 इंटू x2 और देखना मल्टीप्लाई करो, x1 इंटू x2 माइनस में 2 टाइम्स में x1। ठीक है, और ये बनेगा माइनस में 3 टाइम्स में x2 और प्लस में आपके पास 6। चलो तो क्या बना, सबसे पहली बात x1 x2 से x1 x2 एलिमिनेट हो गए। ओके, 6 से 6 एलिमिनेट हो गए। सॉल्व करो, यहां पर है माइनस 2x2, ये 3x2 इधर ले आओ और x1 उधर ले जाओ, तो इस तरीके से x2 इधर बचेगा, x1 इधर बचेगा, तो x2 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। ठीक है, x2 वालों को इधर ले आओ, x1 वालों को उधर ले जाओ, जो भी मनना है जिसको भी जिधर ले जाओ। तो ऐसे क्या बन लिया कि fx1 के fx2 के बराबर होने पर हम प्रूव कर पा रहे हैं कि x2 x1 के बराबर होगा। इट मीन्स कि गिवन फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन आपका एक 1 1 फंक्शन हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू x1 इंप्लाइज दैट कि फंक्शन आपका 1 1 होगा। आइए अगले पे बात करते हैं बच्चों, फंक्शन आपका ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। अब सपोज करो, लेट सपोज कोई y है आपका जो कि r माइनस में आपका 1 के को बिलोंग करता है। ऑब्वियस सी बात है,
कि सबसे पहले हम fx को आपका y से रिप्लेस करेंगे, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। सिंपल सा फंडा ये है कि सॉल्व फॉर x, हम इसको क्या करें, x के लिए सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे x के लिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा x इंटू में y माइनस में 3 इंटू में y इक्वल टू x माइनस में आपका 2। और इधर से अगर हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है, हाँ जी, ये बनेगा 2 माइनस में 3y इक्वल टू x माइनस में xy। ओके, चलिए, तो यहां से 2 माइनस में 3y इक्वल टू x कॉमन लिया तो 1 माइनस में y, तो 2 माइनस में 3y अपॉन में 1 माइनस में y। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से x। तो ये हमको क्या मिला, एक y की प्री इमेज मिला। क्या मिला कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x सच दैट, अब देखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस 1 देयर एग्जिस्ट x सच दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y। अब y कभी भी 1 तो होगा नहीं, यहां से ही कोडोमेन हमने ले रखा है, तो हर एक y की प्री इमेज हमको यहां से इस फॉर्म पर मिल जाएगी। तो इंप्लाइज दैट बच्चों f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, दैट मीन्स f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर है, f कैसा फंक्शन होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, फंक्शन f आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन निकल करके आएगा। क्लियर है, चलो, तो भाई इस तरीके के बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, ओके, अगला है और लास्ट सवाल है हमारे आज की क्लास का। क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 होगा नहीं ऑन टू होगा। क्लियर है, देखो, सबसे पहली बात, लेट सपोज x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। x1 और x2 हमारे क्या है, दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर एक चीज मैं यहां पर देखूं, हमें शो करना है कि दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये फंक्शन आपका 1 1 होगा और ना ही फंक्शन आपका ऑन टू होगा। तो सबसे पहली चीज इधर से अगर हम सॉल्व करें, अगर x1 x2 दो रियल नंबर्स हैं, इफ हम ये लेके चल रहे हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, तो क्या बनता है, देखो जरा, x1 अपॉन में x, नोट करना, x1 अपॉन में x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस में 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x1 इंटू में x2 का स्क्वायर प्लस में आपका x1, और ये बनेगा x2 इंटू में x1 का स्क्वायर प्लस में आपके पास x2। ओके, ये बना। अब यहां पर क्या बना, सॉल्व करोगे अगर इसको तो ये बनेगा x1 माइनस में आपका x2, ये एक टर्म बन गया, इसको इधर ले आओ, और प्लस में x1 इंटू में x2 का स्क्वायर माइनस का x2 इंटू में आपका x1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस का x2 प्लस में x1 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस में x2 इंटू x1 का होल स्क्वायर। अब देखना, और ये क्या हुआ, जब इधर पर लेयर सबके सब आपका 0 के बराबर, तो यहां से क्या बना कि x1 माइनस का x2 प्लस में अगर तुम इधर से x1 इंटू में x2 कॉमन निकालते हो तो यहां से क्या बचेगा, x2 माइनस का x1 बचेगा इक्वल टू 0। तो इधर से एक फैक्टर कॉमन आएगा कि x1 माइनस x2 कॉमन लेने पर यहां पर आएगा आपके पास 1 माइनस में आपका x1 x1 इंटू में x2 इक्वल टू 0। तो ये चीज हमको यहां से आपका निकल करके आती है। क्या निकल के आती है, ये चीज।
और अगर अब मैं यहां से देखूं तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा जब या तो x1 आपका x2 के बराबर हो, ऑब्वियस सी बात है। x1 अगर x2 के बराबर है, ठीक है, या तो तब होगा, या फिर अगर हम देखें x1 इंटू में x2 माइनस 1 0 के बराबर हो, मतलब कि x1 इंटू में x2 का प्रोडक्ट आपका 1 हो, x1 इंटू में x2 का प्रोडक्ट आपका 1 हो। देखो अगर सिर्फ ये होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ये आता ये ना आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई साहब ये तो मिला, साथ में ये भी आपको एक गिफ्ट मिल गया। अब इसके बेसिस पर चेक करो कि लेट सपोज x1 बराबर आपका 2 है और x2 बराबर आपके पास 1/2 है। तो अगर मैं x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन में 2 की पावर 2 प्लस में 1 यानी कि 2 अपॉन में 5 आएगी। f ऑफ 1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो नोट करना 1 अपॉन में 2 होल अपॉन में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 होल अपॉन 1/4 प्लस में 1। तो ये बन गया आपके पास 1 अपॉन 2 और ये बना 5 अपॉन में 4। तो यहाँ पर तो कितना बन गया 4 अपॉन में 10, मतलब कि अगेन 2 अपॉन में 5। तो मतलब बच्चों f ऑफ 2 भी हमारे पास 2 अपॉन 5 आ रहा है, f ऑफ 1 अपॉन 2 भी हमारे पास 2 अपॉन 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई f2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 अपॉन 2, बट ऑब्वियस सी बात है कि 2 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 ना, 2 तो 1 अपॉन 2 के बराबर नहीं होगा ना भाई। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका 1 नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज नॉट 1 हम क्या बोलेंगे, f इज नॉट 1 f भाई साहब हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, ओके, f इज नॉट 1 f आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू के लिए अगर हम चेक करें, ऑन टू के लिए चेक करो, ठीक है, तो लेट से लेट y बिलोंग्स टू r एंड y इज इक्वल टू क्या है आपके पास x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1, मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चों। चलो तो y इज इक्वल टू हमारे पास मान लो है x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ऑन टू को चेक करते हैं तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू कैसे प्रूव होगा बताओ, ठीक है, यहां तक आ जाओ। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो अगर एक सिंपल सी बात आप देखो कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होगा। डिनोमिनेटर हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल देन या तो 1 या तो बड़ा होगा 1 से, डिनोमिनेटर आपका हमेशा से बड़ा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, एक बार ट्राई करते हैं, y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू आपके पास में x, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के लिए क्या हर एक हमको रियल नंबर्स के लिए कोई वैल्यू मिलेगी, ऑन टू अगर हम प्रूव करना चाहे तो हम देख सकते हैं किसी की इमेज हमको ना मिले, ठीक है। चलो ऐसे चेक करते हैं, सपोज करो आपका, मैं यहां पर ऐसे ले लेता हूं, आ जाओ एक टेक्निक बताता हूं। देखो एक टेक्निक हमने यहां पर ऐसे देखी, चलो ऑन टू को हम डायरेक्ट एक टेक्निक से देखेंगे। लेट सपोज लेट y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू r, y क्या है, एक 1 है जो कि रियल नंबर है। तो सपोज करो अगर मैं ये चेक करूं कि fx की वैल्यू अगर 1 है तो x क्या होगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0,
क्या किसी भी रियल x के लिए ये इक्वेशन 0 होगा? y अगर 1 है तो क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो? नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालूं यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में आपका 1, ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि कितना आ रहा है? माइनस में 3 विच इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब है कि इस x का नो रियल x एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब कि y इज इक्वल टू 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो प्री इमेज ऑफ y। यहां पर y की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, और कोई प्री इमेज नहीं है तो मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू 1 की कोई प्री इमेज नहीं, मतलब कि ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। इंप्लाइज दैट यहां से हम क्या बोल पाएंगे बच्चों? f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि y इक्वल टू 1 लेने पर सॉल्व करेंगे तो x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब कि y इक्वल टू 1 की कोई प्री इमेज ही नहीं है। प्री इमेज नहीं है मतलब कि क्या हुआ? वो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हुआ। चलो, अब ये क्वेश्चन है सिंपल सा, डोमेन पूछ सकता है। तो आपको मालूम है कि ये आपका इरेशनल फंक्शन है, तो 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास fx है। इसका डोमेन कब डिफाइंड होगा? जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस में 25 लेस देन इक्वल देन 0 हो। इस मीन्स कि x प्लस 5 एंड x माइनस 5 आपका लेस देन इक्वल देन 0 हो। इम्प्लाइज दैट आपका कि x जो है आपका वो -5 और x इक्वल टू 5 इसके बीच में आता हो, तब तो फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन आपका -5 से 5 इस फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और भी है। ये वाला क्वेश्चन है f(x इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x)। इसकी क्या बतानी है बच्चों? हमको रेंज बतानी है। ठीक है, तो f(x इक्वल टू आपके पास है 1 अपॉन में 1 माइनस का 2 cos x। सबसे पहले अगर इसकी रेंज बतानी है तो मतलब कि आपको मालूम है कि cos x जो होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो भाई 2 टाइम्स cos x की अगर मैं बात करूं, सोचो अगर cos x -1 से 1 के बीच में, तो 2 टाइम्स cos x जो होगा वो आपका -2 और +2 के बीच में लाई करेगा, या फिर माइनस में 2 टाइम्स cos x जो होगा वो 2 और -2 के बीच में लाई करेगा। यही बात चलने वाली है। अब दोनों साइड अगर मैं +1 यहां पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, चलो हो गया बच्चों, यहां तक क्लियर है? कि सबसे पहली बात कि जो cos x है, एक सेकेंड, लास्ट था, हाँ जी लास्ट है क्वेश्चन, ओके। तो cos x आपके पास -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब 2 टाइम्स cos x -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी एक्चुअल में यहां पर कुछ गड़बड़ है, मैंने ठीक से नहीं लिखा, रुक जाओ अभी मैं चेक कर रहा हूं। यहां पर कुछ और लिखा है, 2 माइनस में cos x, तो ऐसे बोलेंगे कि cos x -1 से 1 के बीच में है, तो माइनस cos x की बात करूंगा तो ये आपका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, सिंपल सा, साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो मतलब कि अगेन ये लेस देन इक्वल देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल देन -1, कोई फर्क पड़ेगा? इनइक्वलिटी तो -1 करने पर भी सेम रहने वाली है। चलो, अब अगर हम यहां पर देखें 2 माइनस में cos ऑफ x, तो 2 यहां पर 2 माइनस में cos ऑफ x बना। चलो, तो ये क्या बना? ये बना आपके पास 1 लेस देन और आपके पास 2 माइनस में cos ऑफ x, सॉरी 1 ऐड किया आपने, यहां पर 1 था +2 किया, तो यहां पर आपके पास 3 आया। तो बेसिकली बना क्या? 2 माइनस में cos ऑफ x 1 से बड़ा 3 से छोटा। तो बच्चों अगर मैं यहां पर 1 अपॉन कर दूं 2 माइनस का cos ऑफ x, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, अगर मैं इसको कर दूं बच्चों
तो ये आपका सिंपल सी बात है कि 1/3 से बड़ा होगा और 1 से छोटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो रेंज आएगी वो 1/3 से 1 के बीच की आएगी। तो रेंज क्या आएगी बच्चों? रेंज आएगी आपकी 1/3 से 1 के बीच की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेंज हमारे पास 1/3 से 1 की। तो 1 रेसिप्रोकल ले लो तो चेंज हो जाएगा, तो 1/3 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेस और इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमको फंक्शन की रेंज आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है रिलेशन एंड फंक्शन, और अगली क्लास से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।